हु डिसाइडेड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूएड। तो ये कौन डिसाइड करता है कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूटेड होगी, मतलब कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट चलेगी, तो कौन डिसाइड करता है? ये पार्लियामेंट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन करती है, जुडिशरी करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं करता। गवर्नमेंट किस तरह से रन करेगी, क्या करेगी, कैसे करेगी, तो ये सारी चीजें कौन बताता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी होता है किसी देश के लिए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों को सिटीजन भी फॉलो करेंगे और गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी। तो एक तरह के वो क्या है, वो लिमिटेशंस होती हैं, वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो अगर हम जब रूल को फॉलो करेंगे तो शांति बनी रहेगी। अगर रूल्स ही नहीं होंगे तो सारी चीजें गड़बड़ा जाएगी, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, किसी के मन में आ रहा है किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को मर्डर कर दिया, किसी को मन में आ रहा है कि वो उससे बात, मतलब पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी है क्योंकि रूल रेगुलेशंस के बेस पर ही पूरी कंट्री चलती है। चाहे वो आप अपने स्कूल में लगा लीजिए, अगर स्कूल में रूल नहीं बने होते कि टाइम से आपको जाना है, टाइम से आपको आना है, टाइम से आपको ये क्लास लेनी है, इस सब्जेक्ट की क्लास इस टाइम पर होगी, तो ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से कब चलता है? जब रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है, कोर्स ऑफ कंडक्ट्स होंगे, ठीक है, बेसिक लॉ ऑफ द स्टेट्स। हाँ जी बच्चे, तो ये बेसिक लॉज होते हैं, कानूनी मतलब रूल होते हैं ये, जो सबको फॉलो करने होते हैं। क्वेश्चन अगर पहला समझ में आ गया तो मुझे थम्स अप शो कर दो जल्दी जल्दी से, फटाफट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। द आइडिया ऑफ आर प्रिम्बल इज बोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द आइडिया ऑफ आर प्रिम्बल इज बोरो। अब ये हमारे प्रिम्बल का आइडिया, यानी कि जो हमारी पहचान है, जो हमारे प्रिम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, हमारी आइडेंटिटी है, तो उससे क्या पता चलता है? कनाडा। ये हमने कहां से बोरो किया है? क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना बच्चे, उसमें से अलग अलग देशों से हमने अच्छी अच्छी बातों को ले करके फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जहां जहां से भी हमें अच्छी बातें लगी तो वो सारी की सारी हमने बोरो कर लिया, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। और है भी, क्योंकि इतनी ज्यादा लिबर्टी, इतनी ज्यादा राइट्स, इतनी ज्यादा सब कुछ अच्छा अच्छा किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिल सकता, जो कि सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हमने बहुत सारे कंट्रीज से अच्छी अच्छी बातों को बोरो किया है। तो आपको बताना है कि ये जो प्रिम्बल है ये हमने कहां से बोरो किया है, ठीक है। हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये आएगा आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमने ये यूएस से लिया है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है प्रिम्बल। क्लियर है? तो सेकेंड बिल्कुल सही है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर, तो जस्टिटेबल होते हैं, नॉट जस्टेबल होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं, और या फिर बोथ ऑफ देम। तो ये जस्टिसेबल होते हैं, नॉट जस्टिसेबल होते हैं, फिर या फिर बोथ ऑफ देम, दोनों होते हैं, या फिर कुछ नहीं होता है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो थर्ड का आंसर बी होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिएबल। बिल्कुल सही, जस्टिएबल, नॉट जस्टिएबल, ठीक है। ये कैसे नॉट जस्टिएबल है? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ, तो बच्चे एक तो वो होता है जो बिल्कुल जरूरी फॉलो करने होते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल रेगुलेशंस दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, या ड्यूटीज दी हुई हैं, या फिर जो भी आर्टिकल में मेंशन है, वो हमें फॉलो करने ही करने होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कहता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि वो मतलब एक तरह से जबरदस्ती वाला सौदा नहीं है उनके साथ में, चाहे तो वो मान सकते हैं, चाहे तो वो नहीं मान सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन देम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाय विच अमेंडमेंट, कौन से संशोधन से फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस संशोधन से, किस अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन किया गया है? तो ऐसा कौन सा संशोधन हुआ था, ऐसा कौन सा हम चेंज लेकर आए थे जिसमें कि ये बोला गया था या मेंशन किया गया था हमारे संविधान में कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए? तो किसके? 44th अमेंडमेंट, 43 अमेंडमेंट, या फिर 42 अमेंडमेंट्स, या फिर 45? जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी। 42वें संशोधन के अकॉर्डिंग हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मेंशन की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजन ऑफ कंडक्टेड इलेक्शन आर फॉल्स? तो आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, ये जो इलेक्शंस होते हैं इनके रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट है। तो आपको रॉन्ग वाली स्टेटमेंट पर टिक करना। इलेक्शंस एनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इलेक्शन एनेबल पीपल टू, तो इलेक्शन नहीं कहते कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, तो ये जो है लोग नहीं बोल सकते हैं। पीपल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस इज एन इलेक्शन। तो पीपल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं ऑफ देयर चॉइस, अपनी इच्छा से करते हैं ना। हम पर कोई फोर्स तो नहीं करता है कि तुम्हें इसी को ही वोट देना है, इसी पार्टी को या इसी कैंडिडेट को ही वोट देना है। कोई वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको जो बोला गया उसी पर करना है। हमारी मर्जी है, हम किसी को भी वोट दें। तो ये सेकंड स्टेटमेंट कहती है इलेक्शन एनेबल पीपल टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी। नेक्स्ट कहता है पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज दे प्रेफर।
फिफ्थ का आंसर वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। इलेक्शन इनेबल टू, तो आपको फॉल्स वाले ढूंढने हैं। इलेक्शन इनेबल पीपल टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी, मतलब कि हम जुडिशरी की परफॉर्मेंस को जांच पड़ताल कर सकते हैं उसकी, नहीं ना, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। तो इन इंडिया हु वोट अंडर द कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इतना लड्डू सा क्वेश्चन है, इतना लड्डू सा क्वेश्चन है। तो बताना है कि इंडिया हु कैन वोट, कौन वोट कर सकता है अंडर द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार के रिगार्डिंग कौन वोट कर सकता है, क्वेश्चन इज दैट। माइनर्स कैन ऑल्सो वोट, इससे माइनर्स भी, ठीक है, जो माइनॉरिटी में है, जो संख्या में कम है, जो अल्पसंख्यक है, तो वो वोट कर सकते हैं। ओनली एजुकेटेड पीपल ही वोट कर सकते हैं। फॉरेन नेशनल कैन ऑल्सो वोट, तो फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो वोट कर सकते हैं। एडल्ट हु हैव नेशनैलिटी ऑफ इंडिया हैव द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड और जेंडर। इतना इजी क्वेश्चन, इसको तो कोई गलत नहीं करेगा। उड़ा दो इस क्वेश्चन को, तो फटाफट से उड़ा दो, तो जल्दी से। साफ भाई, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा? देखो, एक एक वर्ड का अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, अपने आप में एक मीनिंग, गहरा मीनिंग छुपा हुआ है। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, ठीक है, इसमें किसी तरह की एक पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड, जेंडर, ये सब नहीं दिया गया। पर्टिकुलर का मतलब है पूरा, होल यूनिवर्स, ठीक है। तो सार्वभौमिक एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग वो होता है, वो वोट कर सकता है जिसके बेस पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है, ठीक है। द एप्लीकेशन राज प्रमुख was omitted from the Indian Constitution under the 4th Amendment Act 1955, 6th Amendment Act 1956, 7th Amendment 1956 या फिर 10th Amendment 1961। 18, हाँ बच्चे, जो 18 साल से ऊपर हो चुके होते हैं, जो 18 साल का होता है उसको वोटिंग राइट्स मिल जाती है हमारे इंडिया में। पहले ये 21 साल थी, 21 ईयर थी, फिर उसको घटा करके उसको फिर 18 साल होगा। सी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7th Amendment 1956 इज द करेक्ट। हु एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट, तो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक का काम करती है, कौन इनमें से? पार्लियामेंट, रिलीजन, जुडिशरी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। पार्लियामेंट, रिलीजियस लीडर, धार्मिक जो नेता होते हैं वो, जुडिशरी करती है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। हमारी बातों को गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाता है? क्या पार्लियामेंट पहुंचाती है? नहीं। एलिमिनेट करते जाओ, यहाँ पर एलिमिनेशन वाला मेथड जो है फॉलो करो। क्या पार्लियामेंट पहुंचाती है हमारी बातों को वहां तक? नहीं। तो क्या रिलीजियस लीडर पहुंचाते हैं, धार्मिक नेता पहुंचाते हैं? नहीं। तो क्या जुडिशरी पहुंचाते हैं, जो न्याय उससे न्यायालय वगैरह से संबंध होते हैं, ठीक है, तो वो पहुंचाते हैं, जैसे जज वगैरह हो गए, वकील हो गए, इस तरीके से, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर पहुंचाते हैं, ये पहुंचाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफिसर। इतना ईजी क्वेश्चन था। चारों ए नहीं होगा बच्चे, ए नहीं होगा, डी होगा। पार्लियामेंट थोड़ी ना पहुंचाती है हमारी बातों को गवर्नमेंट तक, नहीं ना। कौन? गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर्स कौन होते हैं? जैसे हम मान लीजिए, देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग हैं पीपल, ठीक है, लोगों, हमारी बात को हम क्या करते हैं, हम अपने जब हमारे इलेक्शन होते हैं तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। बात हो गई खत्म। तो हम अपनी डिमांड को किस तक पहुंचाएंगे? हमारे रिप्रेजेंटेटिव तक, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? ये हमारी बात तक पहुंचाएगा, ये हमारी बातों को पहुंचाएगा गवर्नमेंट तक। गवर्नमेंट कब काम करेगी? जब गवर्नमेंट को हमने काम दिया तभी तो बोलेगी। अब यहाँ पर अल्टीमेट रूल कौन कर रहा है? कहा जाता है ना कि ये जो आपका डेमोक्रेसी है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है। अल्टीमेटली जब आपने घूम के सर्कल देखा आपने कि लोगों की डिमांड को किसने सुना? रिप्रेजेंटेटिव ने। रिप्रेजेंटेटिव ने कहां पहुंचाया? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने काम कब किया? जब लोगों ने बोला। तो अल्टीमेटली डिमांड किसकी हुई? लोगों की हुई ना, हम लोगों की हुई ना, उसी पर तो काम चलता है। समझ में आ गई बात? और अगर समझ में आ गई हो तो मुझे एक बार थम्स अप शो कर दो सारे, और अगर नहीं समझ में आई हो तो क्या चीज समझ में नहीं आई वो मुझे थम्स अप शो कर दो। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन पार्लियामेंट इज, इंडियन पार्लियामेंट क्या है? इंडियन पार्लियामेंट क्या है? यूनिकैमरियल है, ठीक है, 3 हाउसेज है, या बाई कैमरियल है, या 4 हाउसेज है। अब देखो ये यूनिकैमरियल क्या होता है? यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल। तो क्या ये एक हाउसेस पर बनी हुई है? ठीक है, क्या ये एक हाउसेस पर बनी हुई है, या फिर इसके 3 हाउसेस हैं, ठीक है, या फिर ये बाय कैमरियल है, या फिर ये 4 हाउसेस का एक कॉम्बिनेशन है? क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बाय कैमरियल। 2 ही तो पार्ट होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं। कौन सा? एक हो गया आपका लोकसभा, ठीक है,
लोकसभा, एक हो गया आपका राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा होती है, इसी को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसी को लोअर हाउस भी कहा जाता है और इसको अपर हाउस कहा जाता है, इसको अपर हाउस कहा जाता है। तो ये तो पता ही होगा बच्चे आपको, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। द बिल दैट एंजॉय द सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ड्यू टू डेडलॉक इज, ठीक है। तो जब एक बिल पास होता है, बिल इज एंजॉय द सिटिंग ऑफ, तो बिल पास होता है तो हाउसेस, दोनों हाउसेस की बैठक होती है, तब जाकर वो बिल पास होता है। तो कोई भी जो मेजर डिसीजन लिया जाता है तो पहले हमारे इसमें संसद में दोनों लोकसभा राज्यसभा के लोग बैठते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स बैठते हैं, वहां पर चर्चा होती है और फिर उसके बाद में बिल पास होता है, ठीक है। तो द बिल दैट एंजॉय द सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस ड्यू टू डेडलॉक इज प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म बिल, ठीक है। तो ये दोनों हाउस की बैठक कब बुलाई जाती है, तो जब कोई प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म बिल पास होता है, या फिर रेवेन्यू जनरेशन बिल पास होता है, या फिर एंटरटेनमेंट टैक्स बिल ऑन द गुजरात स्टेट, या फिर कस्टम टैरिफ दैट इज अमेंडमेंट बिल, उसके लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर है। तो प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म बिल, ठीक है, तो ये प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म बिल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म बिल दैट एंजॉय द सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ड्यू टू डेडलॉक इज, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ए। गुड। द एग्जीक्यूटिव प्ले अ क्रूशियल रोल that legislature has the power of removal. This has ensured तो बैलेंस ऑफ पावर, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर, बोथ बैलेंस ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। क्या कहता है द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं बच्चे, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, देखो एक तो हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, तो वो ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हो गए, एक हो गया हमारा लेजिस्लेचर हो गया, एक हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया हमारा जुडिशरी हो गया, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग करना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, उस लॉ को इंप्लीमेंट करना, उसको लागू करवाना, ठीक है। और जुडिशरी का काम है जो उस लॉ को, जो भी उस कानून को तोड़े तो उसको सजा देना। तो ये इस तरीके से तीनों अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव प्ले अ क्रूशियल रोल, तो ये जो एग्जीक्यूटिव है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। द लेजिस्लेचर हैज पावर टू रिमूव, ठीक है। तो इसके पास एक ऐसा हुक्म का इक्का है, इसके पास एक ऐसी पावर है जो इसके बनाए हुए कानून को अमेंडमेंट कर सकता है, या दोबारा इसके पास भेज सकता है कि इसमें कुछ कमियां हैं, दोबारा बनाकर लेके आओ, ठीक है। तो इसके पास वो पावर है, ठीक है। तो अब बताना है कि ये क्या एश्योर करता है, ये सिटीजन को क्या एश्योर, इसका डी, बोथ बैलेंस ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी। इसका मतलब ये कि जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इस पर किसी का भी कोई जोर नहीं है, कोई इसको कंपेल नहीं कर सकता, कोई इसको फोर्स नहीं कर सकता, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, ठीक है, क्लियर। In Golaknath versus the state of Punjab case, the Supreme Court was led by the Chief Justice. तो सुभा राव हो गया, R.S. पाठक हो गया, G.S. वर्मा हो गया, या फिर R.C. लाहौटी हो गया। Golaknath versus the state of Punjab case, the Supreme Court was led by the Chief Justice. आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज सुभा राव इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, सुभा राव इज द करेक्ट आंसर। द concept of separate sovereign national and the state government is known as oligarchy, federalism, aristocracy, या फिर unicameralism। क्वेश्चन नंबर 13 का सेपरेट, अलग करना, ठीक है। दूसरा हो गया आपका सोवरेन नेशनल। तो सोवरेन नेशनल क्या होते हैं, जो अपने डिसीजन जो खुद ले सकता है। देखो जैसे सोवरेन किसको बोलते हैं, शायद अभी तक आपने समझा नहीं होगा, सोवरेन बोलते हैं जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। जब आप छोटे बच्चे थे, ठीक है, बचपन में आपके सारे डिसीजन आपके मम्मी पापा लिया करते थे, अब थोड़े से आप बड़े हो गए हो तो खुद सोच समझ सकते हो, अपने डिसीजन आप थोड़े बहुत ले सकते हो, ठीक है। जब और समझदार हो जाओगे तो पूरी तरह से डिसीजन आपका होगा, तो वो होता है सोवरेन। तो जब इंडिया पर कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो इंडिया के सारे डिसीजन कौन लेता था, ब्रिटिशर्स लेते थे। लेकिन इंडिया फ्री होने के बाद इंडिया एक सोवरेन कंट्री हो गई, अब वो इंडिया अब अपने आप के डिसीजन खुद ले सकता है, ठीक है, क्लियर है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये क्या जाने जाते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या जाना जाता है, ओलिगार्ची सिस्टम, या फिर फेडरलिज्म सिस्टम, या फिर एरिस्टोक्रेसी, या फिर यूनिकैमरलिज्म। बताइए, फेडरलिज्म इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो which one of the following article authorize the parliament to protect person in the service of the union or a state in respective of any action taken by the
taken by them during the martial law to maintain or restore order। ऐसा कौन सा आर्टिकल ये ऑथराइज्ड करता है, ठीक है, ऐसा कौन से आर्टिकल को ऑथराइज किया गया, किसने, पार्लियामेंट में उसको ऑथराइज कर दिया गया, किसके लिए, टू प्रोटेक्ट द पर्सन इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और द स्टेट इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय द ड्यूरिंग मार्शल। जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो उस सिचुएशन में लोगों को कुछ राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी एज वेल, सारे सब्जेक्ट में पढ़ा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आर्टिकल 33, 34 हमें ये इंश्योर करता है कि चाहे कोई भी मार्शल लॉ लग रहा हो, कुछ भी लॉ लग रहा है, तो उस सिचुएशन में मैम आप पढ़ा दो प्लीज। मैं तो पढ़ा ही रही हूँ बच्चे, हिस्ट्री भी पढ़ाई रही हूँ, पॉलिटी भी आप स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो सारी चीजें हो जाएगी, डोंट वरी, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। Which one of the following local government system exists in हरियाणा? वाह क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which one of the following रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, तो हरियाणा में इनमें से कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम है, 2 टायर सिस्टम, 1 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम या फिर 4 टायर सिस्टम। 15 का सी, 3 टायर्स, वेरी गुड बच्चा, 3 टायर्स, ठीक है, तो हरियाणा में लोकल गवर्नमेंट 3 टायर सिस्टम होते हैं, ठीक है, गुड। इन इंडिया द वुमेन सरपंच एट द ग्राम पंचायत लेवल आर, इंडिया में वुमेन सरपंच ग्राम पंचायत लेवल पर कितने हैं, 5,000, लेस देन 20,000, अप्रोक्स 50,000, मोर देन 80,000। बताइए क्या होगा आंसर, कि वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण, रिजर्वेशन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफिसेज में निश्चित किया गया है, ठीक है, फिक्स किया गया है, क्लियर। तो इनको 33% की रिजर्वेशन दी गई है वुमेन्स को, ठीक है, वुमेन को। चलिए, डेमोक्रेसी इज द कंसिडर बेटर देन ओल्ड फ्यूडल सिस्टम, बिकॉज डेमोक्रेसी इज कंसिडर बेटर देन, जो पहले फ्यूडल सिस्टम चलता था तो उससे बहुत कहीं ज्यादा बेटर है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जहां पर होगी वहां पर लोग आजाद होकर, स्वतंत्र होकर काम भी कर पाएंगे, इस तरह से डेवलप भी होगी, तो प्रजा भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश, ठीक है, सिटीजन भी खुश। तो डेमोक्रेसी इज कंसिडर बेटर देन द फ्यूडल सिस्टम, बिकॉज क्यों ज्यादा अच्छी है डेमोक्रेसी फ्यूडल सिस्टम से, सो इट इज मोर एफिशिएंट एंड द इकोनॉमिक, तो ये ज्यादा एफिशिएंट और इकोनॉमिक, मतलब इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है और अच्छी होती है। इट इज मोर एक्सप्रेसिव ऑफ द पीपल विल, तो ये लोगों की इच्छाओं को, भावना को अच्छी तरह से समझती है। इट एंश्योर मोर क्वालिटी अमंग द पीपल, ठीक है, तो इट एंश्योर मोर क्वालिटी अमंग द पीपल, लोगों के बीच में ये अच्छी क्वालिटी को क्या करता है, इंश्योर करता है कि अच्छी क्वालिटी आपके पास आएगी गवर्नमेंट की। इट बेटर प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। नॉलेज और कॉन्फिडेंस, ये 2 चीज हमेशा अपने साथ रखना, और यही 2 चीजें आपके काम आएगी, कोई कुछ काम नहीं आएगा। ना पेरेंट्स काम आएंगे आपके एग्जाम में, पेरेंट्स तो साथ बैठ नहीं सकते हैं, या फिर वो अपना ब्रेन, अपनी समझ तुम्हें नहीं दे सकते हैं, वहां पर तो तुम्हें अपनी समझ पैदा करनी पड़ेगी। ना कोई टीचर, ना कोई फ्रेंड्स, ना कोई रिलेटिव। क्या काम आएगा, आपकी नॉलेज। क्या काम आएगा, आपका कॉन्फिडेंस। बस ये 2 चीज साथ में रखना, ना डर लगेगा, ना घबराहट होगी, ना कुछ लगेगा, ठीक है। तो बात हमेशा याद रखना, चाहे ये आपका पढ़ाई का एग्जाम हो, चाहे वो आपका जिंदगी का कोई भी एग्जाम हो, ये 2 वेपन्स ऐसे हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ होने चाहिए, और इसी के बेस पर आप बड़ी से बड़ी जीत हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल ठीक है। तो इट मोर एक्सप्रेसिव द विल ऑफ पीपल, तो डेमोक्रेसी यही कहती है कि वो लोगों की इच्छाओं पर, लोगों की डिमांड पर काम करती है। लोग क्या चाहते हैं, तो लोग जो चाहेंगे वही तो गवर्नमेंट करेगी, तो यही तो डेमोक्रेसी है। क्यों कहा जाता है कि ये लोगों की गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की इच्छाओं के अकॉर्डिंग काम होता है, ठीक है, गुड। चलिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी मींस एवरी सिटीजन शुड बी गिवन, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, मींस एवरी सिटीजन शुड बी गिवन, सभी को क्या दिए जाने चाहिए, पॉलिटिकल एजुकेशन दी जानी चाहिए, या फिर अ चांस टू वर्क इन द गवर्नमेंट टर्न बाय टर्न, ठीक है। तो गवर्नमेंट, अ चांस टू वर्क इन द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में उनको काम करने की टर्न देनी चाहिए, ठीक है। तो राइट टू वोट एंड कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, तो डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या कहती है कि सभी को राइट्स दिए जाने चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए। मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, उनके पास मेंबरशिप होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी की। क्या कह रहा है आंसर, पॉजिटिव आंसर क्या लग रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो एमसीक्यू में सबसे जो एक मेथड फॉलो किया जाता है, तो वो आपको क्या करना है, जहां पर आपको ये लगे कि सबसे पॉजिटिव आंसर आपको ये लग रहा है, थोड़ी सी भी इसमें नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है, तो आप उसको आंसर लगा सकते हो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, द प्रिम्बल वॉज द फर्स्ट टाइम अमेंडेड बाय द, तो पहली बार प्रिम्बल में अमेंडमेंट कब किया गया, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो पहली बार प्रिम्बल में अमेंडमेंट कब किया गया, हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आंसर इज द ए, गुड। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हु स्टेटमेंट, इतना इजी क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट किसने दी थी,
किसने दी थी स्टेटमेंट? अब्राहम लिंकन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब्राहम लिंकन इज द। आज अपनी फर्स्ट क्लास है तो आज आपको स्कोर बताना है और फिर डेली डेली का स्कोर लिखना है कि आज मैंने इतना किया। एक बात सबसे अच्छी ये होगी आप लोगों की, जब इस तरह का सिस्टम फॉलो करोगे कि आज आपने जितना स्कोर किया उसको कहीं पर नोट कर लो, फिर जब हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे फिर देखना कि आपने इंप्रूवमेंट की है या फिर और भी ज्यादा उससे डाउन हो गए हो। तो डेली डेली का अपना स्कोर लिखते रहा करो, चाहे वो हिस्ट्री है चाहे वो पॉलिटिकल है। ठीक है, क्लियर?